गुड आफ्टरनून इंग्लैंड से आफ्ता मुगल और माइनॉरिटी कंसर्न की टीम की जानब से तमाम नाजरीन और मेहमानों को आज के प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो पाकिस्तान में अक़लियती इश्यूज पर खबरें शाया करता है और साथ ही साथ हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीकली वेबिनार्स भी मुनक्किद करते हैं। आज का प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव पेश किया जा रहा है। तमाम नाजरीन माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के फेसबुक पर इसे देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कल माइनॉरिटी कंसर्न के यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट की जाएगी। हमारे साथ राब्ते के लिए आप हमारा ईमेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्क्रीन पर मौजूद है, और नाजरीन हमारे फेसबुक पेज पर भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है पाकिस्तान में समाजी अमांगी का सकाफती तनाज़र। हमारे लिए ये एजाज की बात है कि आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक सुपर पैनल मौजूद है। आप तमाम जो मेहमान हैं उनकी समाजी अमांगी के लिए खिदमात ग्रां कदर हैं। हमें उम्मीद है कि थोड़ी देर में लाहौर से हमें रेवरेंड फादर जेम्स चन्नन और फैसलाबाद से फादर खालिद रशीद आसी भी ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ गुजरांवाला से रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी, लंदन से रेवरेंड राना युआब खान साहब, इटली से जनाब जीमफे गौरी और बहादुरपुर से अनीसा कमल ने हमें ज्वाइन किया, और थोड़ी देर में हमें लाहौर से आमना जबीन भी ज्वाइन करेंगी। हम अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहने के साथ साथ उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज के प्रोग्राम की निज़ामत हमारे साथी जनाब जॉन बास्को साहब करेंगे, जिन्होंने हमें लंदन से ज्वाइन किया है। हमारे लिए एजाज की बात है कि वो हमेशा की तरह आज भी उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर आज के प्रोग्राम की निज़ामत के लिए अपना वक्त निकाला। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से आपका ताल्लुक है। आप अरसा दराज से लंदन में मुकीम हैं। तकरीबन 12 साल से आप गेटवे गैजेट के नाम से MA TV पर एक हफ्तावार प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। डिजिटल जर्नलिज्म में आपका एक वसी तजर्बा है। आपको लफ्जों के उतार चढ़ाव पर अबूर हासिल है, और जब आप प्रोग्राम करते हैं तो आप हमेशा प्रोग्राम को चांद चार लगा देते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। ओवर टू यू जॉन बास्को साहब। थैंक यू मुगल साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना खूबसूरत जो है तारुफ करवाया, और मिनॉरिटी कंसर्न के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पिछले 3-4 साल में जब से वो प्रोग्राम उन्होंने शुरू किए हैं, वो बड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत पे प्रोग्राम को करते हैं। और आज मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि जब हम बच्चे थे और फादर जी वहाँ पे स्कूल में आते थे, तो आज फादर जी से मुलाकात हो रही है हमारी बहुत अरसे बाद। फादर मैनुअल आसी से हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं, और इसके साथ जिम गौरी साहब से बड़े उनके बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, रेवरेंड राना के, और इसी तरह से हमारी जो भी आज के जिन्हें मैं नहीं जानता, जैसे कि अनीसा कमल साहब है, हम तमाम को जो है खुश आमदेद कहते हैं। और जैसे कि आज आपको पता है कि आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट किस्म का मौजू है आज हमारे लिए, कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल हार्मनी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में समाजी हम आहंगी के सकाफती तनाज़र, तो ये एक बड़ा डीप किस्म का जो है ये टॉपिक है। और आज का जो हमारे पास पैनल है, मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन भी उनका करवाया जाए और आपको बताया जाए कि कौन सी कितनी सलाहियतें हैं उनमें। और हमारे साथ फादर इमैनुअल आसी हैं, जिनका बहुत ही एज अ वास्ट पास्टरल एक्सपीरियंस, वेल नोन पास्टर हैं, प्रीचर हैं और टीचर हैं। He also founded Theological Institute for Laity. He is Executive Secretary of Catholic Bible Commission, Pakistan. He has authored many articles and books. और उनकी जो किताब है The Human Face of God at Nazareth, और जिसका ट्रांसलेशन जो है वो दुनिया की 11 मुख्तलिफ जुबानों में हो चुका है। और वो he is also a member of Caritas Fraternity of Priests and has also served as Asian and International Counselor. फादर जी, हम आपको बहुत बहुत
वेलकम करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए। तो पैनल के स्टार्ट से, प्रोग्राम के स्टार्ट से मैं चाहता हूं कि आप हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपसे जो है प्रोग्राम का आगाज किया जाए। प्रोग्राम का मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास सबको 2 से 3 कोई अगर कोई ज्यादा एक्सटेंडेड टाइम हो जाए तो 4 मिनट भी हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड में आपके साथ कुछ क्वेश्चन किए जाए, फिर उसके बाद सेकंड राउंड में, फिर उसके बाद थर्ड राउंड में हम इसी तरह से अपने प्रोग्राम को जो है वो वाइंड अप कर सकें। तो मैं चाहता हूं कि पहले आपसे क्वेश्चन का आगाज किया जाए कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में समाजी हम आहंगी के सकाफती तनाजर क्या हैं? मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान को, कि ऐसे प्रोग्राम कराता है जिनसे कोई रोशन ख्याली और बुनियादी मसाइल की हल करने की जदोजहद में कोई नई सिमतें मिले, हमें नए उफ्क नजर आए। मैं जनाब आफ्ताब मुगल साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ये मेरा पहला प्रोग्राम मैं शामिल हो रहा हूँ, मैं इसको भी खुशकिस्मती समझता हूँ। तो जनाब आफ्ताब मुगल साहब आपका शुक्रिया, और जान बास्को साहब आपको भी मुबारकबाद, आप प्रोग्राम की निजामत कर रहे हैं। मेरी कुछ थोड़ी सी पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा फर्क है इस पे बातचीत करने का। जहाँ वक्त हो जाए प्लीज मुझे बता देना, मुझे रोक लेना, जब मुझे दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में मौका मिला फिर मैं और बातें कर लूंगा। मेरा नुक्ता नजर तीसरी दुनिया की इलाहियात से होगा, जो अवामी और मुकामी इलाहियात है, और मेरा नुक्ता नजर इल्मुल इंसान होगा, कि मैं एंथ्रोपोलॉजी और थियोलॉजी को कल्चर के हवाले से देख के बात करूंगा। मेरी फिक्र ये है कि जिस समाजी हम आहंगी की बात कर रहे हैं सकाफती तनाजुर में, ये बिगाड़ कहाँ से शुरू हुआ, तो मैं उसकी वजूहात में थोड़ा सा जाना चाहता हूँ, कुछ बुनियादी बातें बताना चाहता हूँ, जो ना सिर्फ आज बल्कि बाद में भी कभी सकाफत पे बात करते हुए हमारी मदद करेगी, रहनुमा साबित होगा। पहला तो मैं बताना चाहता हूँ सकाफत के तस्वुर के मुतालिक, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर के मुतालिक कुछ बुनियादी मरकजी तस्वुर को वाजे करना चाहता हूँ अपने पर्सपेक्टिव से, कि कुछ अमूमी गलत फहमियाँ, कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ तासुबात हैं, कुछ हदूद हैं, लिमिटेशन है। कल्चर को समझने के लिए कॉन्सेप्ट, लहजा, कुछ मालूमात और पस मंजर की मालूमात लाजिम है। मैं अजरा मालूमात 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। पहली है इंसानी तशख़्ख़ुस के अनासर, कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी, जिनके साथ इंसान जुनूनियत की हद तक चिमटा हुआ है। पहला होता है उसका कल्चर, उसकी एथनिसिटी, उसका नस्ल, उसकी तहजीब, उसका तमद्दन, उसकी सकाफत, जो उसे विरासत में मिलती है, उसके वालिदैन से मिलती है, उसके खून में चली जाती है। दूसरा इंसानी तशख़्ख़ुस का अंसर है कौमियत, उसकी नेशनैलिटी, तो जिस मुल्क में होता है या नेशनैलिटी अपनाई भी जा सकती है। तीसरा है मजहब, रिलीजन, ये भी कभी विरसे में मिलता है, जो माँ बाप का हो, वालिदैन का हो, कभी कभी अपनाया भी जा सकता है। जो पहली है एथनिसिटी, जिस कल्चर में इंसान पैदा होता है, तहजीब, तमद्दन, सकाफत में, वो तब्दील नहीं किया जा सकता, वो वालिदैन से मुंतकिल होता है और खून बदन में होता है। हाँ, मसनूईपन लाने की नाकाम कोशिशें की जा सकती हैं, लेकिन ये जो दूसरा और तीसरा है कौमियत और मजहब, नेशनैलिटी एंड रिलीजन, ये किसी भी तारीखी सियाको सबाक और जरूरियात और मफादात में तब्दील किया जा सकता है, तब्दील हो सकता है। तो सकाफत के मुतालिक एक और गलत फहमी ये है कि इसे सिर्फ रस्म और रिवाज तक महदूद किया जाता है, कि खाना पीना और पहनना पहनावा यहाँ तक महदूद किया जाता है, और इसी से ये मुतासब भी समझा जाता है। सकाफत बहुत वसी है। मजमूई तौर पर लोग जितना जितना तालीमी माली तरक्की में जिंदगी के म्यार बुलंद होते हैं, उतना वो अपनी सकाफती मुकामियत से अलहदा और दूर चले जाते हैं। और आलमगीरियत, जो एक नौबादियात की नई शक्ल है, और तरक्की के नाम पर बातन की गुलामी में चले जाते हैं, और हर सकाफती अमल को कदामत परस्त कहा जाता है, और हर मुहज्जब अंसर को गैर मुहज्जब समझा जाता है। तो सकाफत मजहब से पहले आती है, और मजहब से अवलीन और फौकियत रखती है। मजहब बदला जा सकता है, सकाफत बदली नहीं जा सकती। इंसान होने का मुआशरती तजर्बा पहले आता है, और फिर मजहबी तजर्बा। पहले बच्चा
माँ का दूध पीता है, फिर बपतिस्मे का पानी आता है। पहले माँ बाप उसे किस करते हैं, चूमते हैं, बोसा देते हैं, फिर मजहब का रहनुमा पास्टर या काहिन उसको बरकत देने के लिए आते हैं। हमारे खित्ते में मजहब ने सकाफत को बुरी तरह मुतासर किया और मजरू किया है, क्योंकि मज़ाहिब बाहर से आए हैं, मिशनरियों के जरिए आए हैं। तो मजहब ने सकाफत को इतना बेशक्ल और बदशक्ल बनाया है और उसके तशख़्ख़ुस को इतना बिगाड़ा है, मैं इसकी बाद में तशरीह करूंगा, कि कहीं कहीं कल्चर पहचाना ही नहीं जा सकता। एक बहुत मशहूर फिल्म है, आज से 30 साल पहले की है, द मिशन। जब लातीनी अमेरिका में मिशनरी गए थे तो उन्होंने सकाफत के साथ क्या किया, ये फिल्म उसके बारे में है। हमें तजवीज़ की गई थी कि ये फिल्म जरूर देखें, मैंने देखी। वेटिकन मजलिस दोम, कैथोलिक चर्च की मैं बात कर रहा हूँ। वेटिकन मजलिस फादर जी, मैं आपके पास ना इस पे दूसरे राउंड में आता हूँ, ताकि हम दूसरे राउंड में इस पे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फादर जी। आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया कि सकाफत जो है उसके पैरामीटर्स क्या है और वो किस तरह से मजहब जो है बाद में आता है। हम इस पे बात करेंगे। मेरे साथ एक और हमारी बड़ी नामवर शख्सियत मेरे साथ इस टाइम है, और मैं चाहता हूं कि उनका तारुफ, वैसे वो किसी तारुफ के मुताज नहीं, क्योंकि वो खुद भी प्रोग्राम इस तरह के ऑर्गेनाइज करते हैं। और मेरे जो आज के दूसरे मेहमान हैं वो जनाब जीमफे गौरी हैं, शायर, अदीब, नावलो, अफसाना निगार, नकाद, सहाफ़ी और दानिश्वर हैं। 14 कुतब के खालिक हैं, जिनमें 6 शहरी मजमूए, नावल और अफसानवी मजमूए पर बालाकोट यूनिवर्सिटी में मुकालमे लिखे जा चुके हैं। तराजम शुदा कुतब और तलाश अदबी मजला के खुसूसी नंबर शामिल हैं, जिनमें नज़ीर कैसर एक ऐसा शायर भी शामिल है। साकवारा सुहा के बानी चेयरमैन और सदर हैं। मैं चाहूंगा कि जीमफे गौरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और मैं चाहूंगा कि क्योंकि जाहिर है कि आप इतनी कुतब के, आपने इतनी किताबें लिखी हुई है, शायर है, तो मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम का आगाज जो है हम एक शेर से करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं हम। बहुत शुक्रिया बॉस्को साहब, आपकी निज़ामत जो है वो काबिल दीद होती है और मैं उस पर फ़ख्र करता हूँ। दूसरी बात कि आफ्ताब मुगल एक पुरकशिश मुतहरक शख्सियत हैं, उनका प्यार और दोस्ती मेरे लिए एक कीमती ख़जाना है। और तीसरी बात कि आज मैं एक बहुत ही मोहतरम और नामवर शख्सियत के सामने उनके पहलू में बैठ के इजहार ख्याल कर रहा हूँ, जनाब फादर इमानुएल आसी साहब, उनको बहुत अदाब अर्ज़। दरअसल शेर फिर किसी वक्त से शेर तो सुनाते रहते हैं। मैं असल में चाहता हूँ कि जो मौजू है उसमें 2-3 लफ्ज़ हैं जिनकी वजाहत बहुत ज़रूरी है, सोशल हार्मनी और कल्चरल पर्सपेक्टिव। और तीसरा है कि इन पाकिस्तान, हालांकि ये सकाफत जिसको हम कल्चर भी कहते हैं, ये बहुत जब इंसान पैदा हुआ वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले जिस भी खित्ते में इंसान बसते हैं, इंसान आते हैं, ग्रोह बनाते हैं, उसको समाज हम कहते हैं। और उस ग्रोह में से, उस समाज में से सकाफत जन्म लेती है, जिसको फादर जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और उस सकाफत के पहलुओं से तमीज़ व तहजीब व तमद्दन की अफसाइश होती है। यानी कल्चर की इस्तिलाह को अमूमी मानी में इस्तेमाल किया जाए तो इसमें सकाफत यानी कल्चर और तहजीब व तमद्दन भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि कल्चर भी किसी भी माशरे की इज्तिमाई तर्ज अमल को जाहिर करते हैं। 1964 में डॉक्टर जमील जालबी ने किताब लिखी पाकिस्तानी कल्चर, और उसमें भी उन्होंने यही वजाहत की कि कल्चर जो है वो
तहजीब और तमद्दन के मानी में इस्तेमाल होता है। अब सकाफत क्या है? किसी कौम या इंसानी ग्रोह की तहजीब के आला मज़ाहिर जो उसके मजहब, निज़ाम इखलाक, इल्म व अदब और फ़नून लतीफ़ा में नजर आते हैं, उसको हम सकाफत कहते हैं। हमारे यहाँ दो राय पाई जाती हैं। कुछ महक़क़ीन कहते हैं कि तहजीब और सकाफत एक दूसरे से थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं और मेल नहीं खाते। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि सकाफत लाजमी है तहजीब और तमद्दन के लिए, और सकाफत जो है वो एक खित्ते में, एक मुल्क में बहुत सी हो सकती हैं, बहुत सी हो सकती है, लेकिन वो हमारी सकाफत है, पाकिस्तानी सकाफत है। जैसे हम बहुत से लोग इसका हमारी सकाफत को जोड़ते हैं वादी सिंध से, आर्याई, यूनानी, साका, कुशन, अरबी, तुर्की, ईरानी और मुगलिया और हिंदू तहजीब के साथ भी जोड़ते हैं। उनके असरात आप भी आज भी देखते हैं कि हैं हमारी तहजीब में, हमारे तमद्दन में। तहजीब के मानी तो अमूर है, और तमद्दन जो है वो तमीर और तरक्की है। जो हम इमारत बनाते हैं या दूसरा, उसको तमद्दन कहते हैं। ये मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाह रहा था। असल में जिंदा और मतहरक कल्चर की पहचान ये है कि वो एक फर्द में दिए की तरह रोशन होता है, उसके बाद दूसरी तरफ वही कल्चर माशरे के हर शोबे में तख्लीक का दिया रोशन करता है। यानी सोच और फिक्र और ख्याल की राहें जो है वो हमवार करता है, वो उसको आगे लेके चलते हैं। लेकिन मैं मुख्तसर करता हूँ क्योंकि 2 से 3 मिनट हैं, और दूसरे फादर आसी साहिब भी हैं जो बहुत दानिशवर शायर और अदीब भी हैं, उनको भी सुनना है। असल में सकाफत जो है वो इल्म अदब, तजर्बात और तर्ज अमल जो आम तौर पर लोगों के ग्रुप के तौर पर मुश्तरका होती है, उसको कहते हैं। इसमें आर्ट भी आता है, इल्म फ़नून भी आता है, अतकाद भी आता है, रस्म व रवाज, रवायात, अखलाक, त्यौहार, इक़दार वगैरह, ये सभी उसमें शामिल है। अब देखें कि सकाफत के बुनियादी अनासर क्या है, खास तौर पे पाकिस्तानी माशरे में। गौरी साहब बस ये मैं आखिरी लाइन कर रहा हूँ, मुझे एहसास है वक्त का। ये पाकिस्तानी सकाफत के कुछ अनासर हैं: इक्तिसादी ज़राए, सियासी निज़ाम, अखलाकी इक़दार और रवायात, और हमारे मुख्तलिफ फ़नून व उलूम। इसके बाद जो पाकिस्तान बनने की तारीख है वो शुरू होती है कि पाकिस्तान का असल में सकाफत क्या है, कल्चर क्या है, वो दूसरे राउंड में अर्ज करने की कोशिश करूंगा। जी, थैंक यू वेरी मच गौरी साहब, थैंक यू वेरी मच। गौरी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज को जो है हमें बताया। और मेरे साथ इस टाइम हमारी एक मेहमान है अनीसा कबल। जॉन बास्को साहब, फादर खालिद जी आसी साहब ने हाथ खड़ा किया हुआ है, जरा आप चेक कर लें कि फिर उसके बाद आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं प्लीज। फादर जी फादर हेलो फादर खालिद, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्योंकि पाकिस्तान में आप। गुड इवनिंग जी फादर जी, आपके पास आ रही है आपको? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू। मैं अभी आपके पास आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ जी, थैंक यू, कोई बात, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हमारी मेहमान है अनीसा कबल, जो कि पेशे के लिहाज से जर्नलिस्ट है और सोशल वर्कर है। अनीसा साहबा खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में।
जी सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आफ्ताब मुगल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे तीसरी बार ये अपने ख्यालात बयान करने का मौका दिया। और बाकी सब मुझे इस बात की दूसरी खुशी ये हो रही है कि माशाल्लाह इतने सीनियर्स के साथ भी मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। तो मैं टाइम क्योंकि शॉर्ट है तो इस हवाले से मैं बात करूँगी। देखिए, कल्चर जो है वो हमारे अपने बनाए हुए होते हैं, उनको हम लोग खुद बनाते हैं। बाकी जो पाकिस्तान में कल्चर के हवाले से हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग इंसान हैं, और पहले की निस्बत, और अगर अब हम लोग देख लें तो ये अवेयरनेस थोड़ा होने की वजह से, इस तरह की मीटिंग्स होने की वजह से, क्योंकि मैं शोबे सहाफत से भी ताल्लुक रखती हूँ और सोशल वर्क भी करती हूँ, तो इस हवाले से मेरा मुख्तलिफ शहरों में आना जाना होता है। काफी सारी हम लोग मीटिंग्स वगैरह भी अटेंड करते हैं। इवन कि मैं अभी भी इस्लामाबाद में आई हुई हूँ, एक हमारी एनजीओ की तरफ से ट्रेनिंग है। तो आज भी हम लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे कि माइनॉरिटी है या जो भी मतलब अकलियत और अक्सरियत की बिना पर ये नजरियात हमारे अपने बनाए हुए होते हैं, तो उनको सही भी हमें खुद ही करना होता है। देखिए, हुकूमत हमें रूल्स बना के देती है, हुकूमत हमें सब कुछ बना के देती है, लेकिन उसको फॉलो करना हमारा काम होता है। तो ये सबसे जो बेसिक मसला है वो है हमारी एजुकेशन का, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन ना होने के बराबर है। जब लोगों में एजुकेशन ही नहीं होगी, बच्चों में एजुकेशन नहीं होगी, देखिए बच्चा जो, मेरे ख्याल आपकी आवाज बंद हो गई है। मेरी वॉइस आ रही? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी, तो वो सबसे पहले तो वो इंसान ही पैदा होता है, बाद में माँ बाप उनको सिखाते हैं आप जो है वो हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, आप फलां हो, आप फलां हो। तो ये सब कुछ हमारे अपने बनाए हुए होते हैं। सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हम लोग इंसान हैं, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी उससे ताल्लुक रखते हैं। अगर हम लोग हिंदू कम्युनिटी को देखें या क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मतलब एक सेम कल्चर है। तो बात ये है कि मतलब हमें एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, मेरा मानना है। और मैं इस पे काम भी कर रही हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझसे होता है वो मैं अपने लिहाज से जो है ना इस हवाले से कर रही हूँ। तो बाकी आप सीनियर्स हैं तो मेरे ख्याल में बाद में आप मुझे मौका दे दे तो लास्ट में मैं थोड़ा टच दे दूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अनीसा साहबा आपका। और मेरे जो नेक्स्ट मेहमान हैं वो किसी भी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान में भी एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत है, और इंग्लैंड में कोई होगा जो उन्हें ना जानता होगा, बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि उन्होंने अपनी एक साख बनाई हुई है। वो खाली एक पासबान नहीं, खुदावंद की खिदमत करने वाले नहीं, बल्कि वो माशरे के उन पहलुओं पे बात करते हैं और जिन पे कई दफा हम सोचते हैं कि हमें इस पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो तमाम उन मौज़ूआत पे बात करते हैं। मल्टी कल्चरल सोसाइटी में उनको बड़ी उनकी साख है। और मैं समझता हूँ बैनुल मज़ाहिब के जितने भी कोई प्रोग्राम होते हैं उसमें भी वो शामिल होते हैं, आगे आगे होते हैं। मेरी मुराद है जनाब रेवरेंड राना जवाब खान से, जो कि इस टाइम रेक्टर हैं क्रिकवॉल, और जो कि और इसके अलावा वो बिशप के जो है एडवाइजर है ऑन वर्ल्ड मिशन इन द चर्च ऑफ वेल्स। और ये जो क्रिकवॉल जो है ये वेल्स के इलाका है, और उसमें इसके अलावा इससे पहले उनकी खिदमत जो थी वो आर्च बिशप, जो पहले आर्च बिशप थे, उनके साथ भी रही है और उन्होंने बड़ा काम किया है। राना साहब, वी वेलकम यू टू द शो सर। जी अनम्यूट कर लीजिए। जी थैंक यू वेरी मच। मैं इख्तिसार के साथ ये जो पहले आपने 2-2.5 मिनट दिए हैं, एक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फादर इमानुअल आसी साहब का, कौरी साहब का, और अपनी बहन मिस कंवल का। उन्होंने बहुत अच्छा लेआउट किया और जो बातें उन्होंने कही हैं मेरा ख्याल उनमें किसी चीज़ का इजाफा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उनको दोहरा ही दिया जाए तो वही मेरा ख्याल वही काफ़ी है।
لیکن خاص طور سے میں ایک دو چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، بے شک وہ کہی گئی ہیں پہلے، لیکن ان کو تھوڑا سا ایکو کرنے کے لیے کہ کلچر جو ہوتا ہے یا سماج جو ہوتا ہے اس کا اپنا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن اس کلچر اور سماج میں پنپنے والے لوگوں کے کوئی نہ کوئی مذہبی سیاسی نظریات ہو سکتے ہیں۔ بہت سے مذاہب جو ہیں وہ بڑے ڈیپلی روٹڈ ہوتے ہیں کسی کلچر میں، پھر ایسے لگتا ہے کئی دفعہ کہ یہ شاید اسی کلچر کی پیداوار ہیں اور وہ کلچر اور وہ مذہب آپس میں گلڈ ملڈ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی ہند کا رہنے والا ہندو ہو سکتا ہے، لیکن جب ہندو کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خاص قسم کے مذہبی نظریات اور ایک مذہب اور اس مذہب کے ساتھ منسلک روایات اور وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب ہم عرب کے بارے میں سوچتے ہیں تو عام طور پہ جو نقطہ نظر آتا ہے کہ عربی جو ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور جب ہم ویسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں تو عام طور پہ ویسٹ کے مطلب اگر کوئی روم کا رہنے والا ہے یا لنڈن کا رہنے والا ہے، وائٹ یورپین ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ تصورات ہوتے ہیں کہ یہ مسیحی ہوگا یا یہ کرسچن ہوگا۔ تو یہ کچھ جیسے ہی کسی سماج یا کسی کلچر یا کسی خطے کے بارے میں ہم سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس کو ہم مذہب کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں۔ لیکن اس میں بے شک کوئی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ثقافت ہے، یہ کلچر ہے، وہ آپ کو ایک اس سطح پر لے جاتا ہے جہاں پر ہم آہنگی ایک نیچرل ڈیسٹنی بن جاتی ہے۔ وہ لامحالہ وہ پانی پہاڑوں سے پگھل کر برف پانی بن کے ایک اپنا راستہ بناتے ہوئے چلا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اور دوسرا آپ چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر انڈین اور پاکستانی آپس میں لڑتے تو ہیں، ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے ہیں، لیکن پاکستانی 90% لوگ انڈین فلمیں پسند کرتے ہیں اور پاکستانی 90% لوگ انڈین میوزک پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجوہات کوئی بتانے کی اتنی زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو انڈین پنجاب میں رہتے ہیں وہ پاکستانی پنجابی ڈرامے یا میوزک پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح شعرا کے ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح اور کئی دفعہ ایک دفعہ فادر امان الواسی بھی یہ ذکر کر رہے تھے اور میرا اپنا بھی تجربہ ہے ہندوستان جانے کا ایک دفعہ، اور وہاں پر جا کر آپ جب پنجاب میں کسی چرچ میں جائیں گے تو آپ کئی دفعہ بھول جائیں گے یہ کہ آپ سرحد کے اس پار ہیں یا سرحد کے اس پار ہیں۔ یہ صرف کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اور آپ جو لوگ ویسٹرن ممالک میں رہتے ہیں، ہم عام طور پر انہی دکانوں پہ سے جا کر سودا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں جن دکانوں کے مالکان یا جن دکانوں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے مذہبی نظریات نہیں ملتے، لیکن بیکاز آف دا ٹیسٹ آف آر بڈ وی گو ٹو دا سیم شاپس۔ اور انڈین جو لوگ ہیں وہ اکثر انڈین دکانوں پر جاتے ہیں، پاکستانی لوگ اکثر حلال شاپ کو جانا پسند کرتے ہیں، بے شک وہ حلال گوشت ان کی تھیولوجی سے منسلک ہے یا نہیں ہے۔ تو جسٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک دس پوائنٹ کہ کلچرل جو آئیڈینٹی ہوتی ہے دیٹ از مچ اسٹرانگر دین اینی ادر آئیڈینٹی۔ مثال کے طور پر میرے کلر آف دا اسکن کی وجہ سے کئی لوگ تو مجھے شری لنکن سمجھ لیتے ہیں یا وہ انڈین سمجھ لیں گے یا پاکستانی بہت بعد میں سمجھتے ہیں، لیکن جو بھی مجھے وہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہی از ناٹ وائٹ برٹش، بیکاز آئی ایم ناٹ وائٹ برٹش تو آئی مسٹ بی ایشین فلاں یا فلاں۔ پھر وہیں پر رکھ کر وہ سوچتے ہیں کہ یہ اس انداز سے سوچتا ہوگا، اور جو اینتھروپولوجی کو ریسرچ کرتے ہیں وہ بالکل کئی حد تک غلط نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر میرے اپنے سوچنے کے انداز میں اور میرے بچوں کے سوچنے کے انداز میں کافی فرق ہے، اور میرے سوچنے کے انداز میں اور جو میرے جب بھی کبھی ہوں گے پوتے پوتیاں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ایک ہی ثقافت سے منسلک لوگ جب موو کر کے دوسری ثقافت میں جاتے ہیں تو پھر یہ انکلچریشن ہوتی ہے، اور جب انکلچریشن کا پروسیس ہوتا ہے تو پھر اس میں انسان کے صرف کھانے پینے کی تبدیلی نہیں آتی، سوچنے کے انداز میں بھی سمجھنے آتی ہے۔ مذہب کس طریقے سے آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں آپ کو چیزوں کے اندر آپ کی تبدیلی آتی ہے۔ میں یہاں پر ایک چیز ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ میرا خیال 1988 میں ایک مضمون میثاق ایک رسالہ ہوتا تھا لاہور میں، منتھلی، شاید اب بھی چھپتا ہے یا نہیں ہے، اس میں ایک مضمون چھپا تھا۔ اس مضمون میں پہلی دفعہ میں نے پڑھا کہ جب اردو زبان میں لفظ ثقافت انٹروڈیوس کیا گیا تھا کلچر کی ٹرانسلیشن کے طور پر، تو اس کے اوپر سب سے پہلا مقالہ پادری مراتب علی مراتب نے لکھا تھا، اور اس میں وہ پورا مقالہ تو نہیں لکھا، لیکن جس نے وہ مضمون لکھا انہوں نے کافی روشنی ڈالی کہ پہلی دفعہ اردو زبان میں کسی شخص نے لفظ ثقافت کے اوپر لکھا، بات چیت کی اور گفتگو کی۔
इस तरह जो इससे हम आहंगी का जो तस्वर हम समाज में लाने की कोशिश करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो सकाफत के जरिए से ज्यादा बेहतर आ सकती है, क्योंकि पंजाबी जो है वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो किसी भी दीन से मुंसलिक हो सकता है, और वो लादीन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सकाफत जो है वो एक प्रायर चीज है हमारी दूसरी आइडेंटिटीज से। और किसी भी मुआशरे के अंदर, और खास तौर से मैं यहाँ पर जो वेस्टर्न सोसाइटीज में इमिग्रेंट्स लोग हैं जो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चले जाते हैं, उनके लिए ये यहाँ पर आम तौर पर हम कहते हैं कि सोशल कोहेजन के लिए या सोशल इंटीग्रेशन के लिए जो बेहतरीन तरीकाकार होता है वो यही होता है कि आप जिस नए कल्चर में आए हैं उस कल्चर को समझने की कोशिश करें, उसको देखने की कोशिश करें। और ये कोई जबरदस्ती आप अपने साथ नहीं कर सकते, जबरदस्ती आप कोई भी शख्स किसी के साथ नहीं कर सकता कि आप उसको किसी मशीन के अंदर डालेंगे। हाँ, आप ये तो कर सकते हैं, किसी को उसकी मशीन के अंदर डालेंगे और वो दूसरी तरफ से वो मुसलमान बन के निकल आएगा, ये वो हिंदू बन के निकल आएगा या सिख बन के निकल आएगा। लेकिन किसी मशीन में किसी को डाल के आप पंजाबी से सिंधी नहीं बना सकते, किसी मशीन में किसी को आप डालकर पंजाबी से अंग्रेज नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो जैसा बना है वो वैसा ही है। हाँ, उसकी आइंदा कई नस्लें लगेंगी इस पूरे एक तजुर्बे में से गुजरने के बाद। और इंसान चूंकि एक सोशल एनिमल है, जैसे अरस्तु ने कहा कि इंसान एक समाजी जानवर होता है और वो एक क्लान्स की सूरत में रहना पसंद करता है। आप देखिए बहुत से जानवर हैं वो छोटे छोटे कबीलों में रहना पसंद करते हैं, और ह्यूमन भी बाय नेचर वो पसंद करते हैं कि अपनी तरह के लोगों में रहना पसंद करें। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी मैं जब आपसे पहले बात कर रहा था तो आई वाज सिटिंग आउटसाइड माय चर्च, और चर्च के अंदर हमारे आर्ट फेस्टिवल हो रहा था। वो ये द एरिया वेयर आई वर्क इट इज वेरी वेरी वाइट एरिया। तो वहां पर मुझे देखकर एक आदमी मेरे पास आया, तो वो मुझे समझ आई कि ये किसी स्पेशल वजह से मेरे पास आया है। तो उसने कहा आर यू द रेक्टर ऑफ दिस चर्च? मैंने कहा हाँ मैं हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ है ही इज इंडियन। वो सिर्फ इसी वजह से मेरे पास आया था। तो ये जो एक चीज है वो इंसान की एक कल्चरल जो कनेक्शंस हैं उसकी वजह से इंसान अपने जैसे लोग ढूंढता है, और फिर जब उसको अपने जैसे लोग मिल जाते हैं तो फिर वो एक छोटे से ग्रुप की शक्ल में रहना शुरू कर देते हैं। और हम देखें ना यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पर लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि शायद हम एक जुबान बोलते हैं। हम क्यों इकट्ठे बैठे हैं? क्योंकि शायद हम एक समाज से हैं। हम क्यों इकट्ठे बैठे हैं? बेशक ये सरहदों के फासले भी, हमें एक ही मौका मिला कि ये जूम इज द बेस्ट वे टू कम टुगेदर एंड टू सिट टुगेदर, हमने उसको फौरी तौर पे ले लिया। थैंक यू राणा साहब, आई विल कम बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच। राणा साहब की गुफ्तगू इतनी अच्छी होती है क्योंकि राणा साहब के साथ, क्योंकि मैं भी इंग्लैंड में, वो भी इंग्लैंड में, और हमें कई दफा बैठने का मौका मिलता है और दिल नहीं करता कि हम उन्हें किसी तरह से, बल्कि आप जितने भी मौजूदीन हैं कि उन्हें किसी जगह पे स्टॉप करें और आपकी गुफ्तगू को कहें कि हम और कुछ, लेकिन क्या करें, हमारे पास वक्त की कुछ किल्लत होती है। हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम फादर खालिद राशिद है। मैं चाहूंगा कि फादर जी कि प्लीज, क्योंकि आपको पता है कि आज का जो हमारा मौजू जो है वो है पाकिस्तान में समाजी हम आहंगी के सकाफती तनाज़र के कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल हार्मनी इन पाकिस्तान। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा पाकिस्तान में समाजी हम आहंगी के सकाफती तनाज़र क्या हैं, आप उसे किस तरह देखते हैं? अनम्यूट कर लें आप। मेरा ख्याल उनकी शायद लाइन मुगल साहब ड्रॉप हो गई है, मुझे लग रहा है। जी मेरा ख्याल है शायद। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। जब वो आते हैं दोबारा आमना जबीन हमारे साथ मौजूद है। फादर खालिद आ गए हैं। फादर खालिद आ गए हैं। जरा एक फादर खालिद आ गए, मेरा ख्याल है जी। बस एक मिनट जरा हम इंतजार कर लें, देखते हैं अगर वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं तो ठीक है। वंडरफुल जी। फादर जी आप अनम्यूट कर लें, और बिल्कुल अगर आपने मेरा सवाल सुन लिया और नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूँ। मेरे ख्याल भी कनेक्ट हो रहे हैं फादर खालिद, उनके मेरे ख्याल इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो फादर खालिद आप हमें सुन सकते हैं? चले आप फिर ना, मेरा ख्याल जो हमारे दूसरे साथी हैं मोहतरमा आमना जबीन साहब, नहीं उन्होंने शायद हाथ खड़ा किया। जी फादर जी आपको आवाज आ रही है? फादर खालिद आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल वो हाथ शायद गलती से क्लिक हो गया। Still he is struggling. He's still struggling. फादर खालिद आपको हमारी आवाज आ रही है? I think there's some issue. अच्छा, मुझे लग रहा है कि हमें जो है मोहतरमा आमना जबीन ने हमें ज्वाइन किया हुआ है।
तो आमना जमीन साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग करने का। आमना जमीन जो है जी, शी इज अ फाउंडर है और चीफ एग्जीक्यूटिव है डिजी लाइट ग्लोबल की, और डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजिक एक्सेल और डिजिटल मार्केटिंग से उनका ताल्लुक है, पब्लिक रिलेशन। शी हैज वर्क विद डिफरेंट वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, और इसी सोशल मीडिया से भी उनका बड़ा ताल्लुक है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट है। आमना जमीन साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह कि आपको पता है कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इसी उसमें, तो मैं उसके फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे भी वही होगा कि पाकिस्तान में समाजी हम आंगी के सकाफती तनाज़र क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे बुलाया इस अहम मौजू पे बात करने के लिए। एक कल्चर मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, कल्चर को बर्बाद करना। क्योंकि हम जब जहाँ जिस जगह पे रहते हैं, हम किसी न किसी कल्चर का हिस्सा होते हैं। बेशक हमारे मज़ाहिब जो भी हों, लेकिन हमारा कल्चर एक ही मतलब हो। यहाँ पे ये बात बहुत अहम है कि हमारे मज़हब तो बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हमारा कल्चर एक हो सकता है। अगर हम एक किसी मुल्क में, किसी खित्ते में रह रहे हैं, तो हम एक कल्चर को शेयर करते हैं, जिसमें हमारी बहुत सी चीज़ें कॉमन हो सकती हैं। और उसमें जैसे पहले जो हमारे स्पीकर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि आप जो है, आप हमेशा सोशल हार्मनी की जब बात हम करते हैं कल्चर में, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना टॉलरेंस पैदा करें। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम किसी दूसरे की कल्चर को समझने के लिए या उसे जानने के लिए अपने में टॉलरेंस पैदा नहीं करेंगे, हो सकता है कि कल्चर जब कोई भी किसी मुल्क का कल्चर हमारे से बहुत मुख्तलिफ हो, जो हमारे कुछ मज़ाहिब के या कुछ हमारे अपने जो ओपिनियन होते हैं उनके खिलाफ भी हो, तो हम समटाइम्स उनको बर्दाश्त नहीं करते। फिर हम कहते हैं कि मतलब ये हमारा कुछ गलत हो गया, इस तरह ये नहीं होना चाहिए, जो जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही होना चाहिए। तो ये चीज़ जब आ जाती है, तो फिर हम जो है ना, कोएग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल हो जाती है। सबसे पहले तो ये पॉइंट है। सेकेंडली जो मैं ये कहना चाहूँगी वो ये है कि जो सोशल हार्मनी जो आपने एक हमारा जो आज का मौजू है, उसके लिए जो कल्चर है वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल हार्मनी तभी हो जब कल्चर मुख्तलिफ होंगे तो आप सोशल हार्मनी होगी। आपको एक कल्चर के अंदर रहते भी सोशल हार्मनी की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक शिया का जैसे इशू होता है। हमारा एक ही मज़हब है, एक ही कल्चर है, लेकिन फिर भी वो इशू होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हम एजुकेशन की तरफ नहीं जाते, हम नॉलेज की तरफ नहीं जाते। हम ये कहते हैं कि जो हमारे अपने बिलीफ्स हैं बस वही ठीक हैं, जो दूसरे के हैं वो गलत हैं। हम बहुत जल्दी रिजल्ट्स जो है ना वो निकाल लेते हैं। तो आई थिंक इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पहले हम एजुकेशन की तरफ फोकस करना चाहिए, कि हम एजुकेट करना चाहिए कि आपकी जो दूसरे कल्चर्स हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनके क्या ओपिनियंस हैं, उनके क्या बिलीफ्स हैं, या वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हमें सबसे पहले तो अपने आप को एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मैं समझती हूँ। सेकेंडली जो मेरा ख्याल है वो ये है कि जितनी हम इंटरमिंगिंग होगी हमारी एक दूसरे के साथ हमारी जो डिस्कशंस होंगी, जैसे अभी आज हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट मज़ाहिब के लोग बैठ के एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे से सीखने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसे ही कम्युनिटी प्रोग्राम्स रखें, वर्कशॉप्स रखें, सेमिनार्स रखें, जहाँ पे डिफरेंट मज़ाहिब के, डिफरेंट कल्चर्स के लोग बैठ के डिस्कशंस करें, दूसरे को जानने का मौका मिले, तो उसमें हमें बहुत आसानी होगी कि सोशल हार्मनी जो है ना क्रिएट करने में, एक मुल्क के अंदर या एक खित्ते के अंदर। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें इस सारी चीज को समझाया, और मैं नेक्स्ट जब पॉइंट पे आऊंगा तो हम और भी इस सिलसिले में बात करेंगे। तो फादर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? फादर खालिद? हाँ जी, मुझे आ रही है। आपको आ रही है आवाज मेरी? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारा जो फर्स्ट जो सेशन है उसके अंदर हम चाहते हैं कि उसी क्वेश्चन को जो है अपने तमाम जो हमारे मेहमान है उनकी जो राय है हमें मालूम हो सके। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में समाजी हम आंगी के सकाफती तनाज़र क्या है? मैं पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आफ्ताब अलेक्जेंडर का, और दूसरे नंबर पे ये कि जो आज का मौजू है जो सकाफती और समाजी हम आहंगी है, ये आज की ज़रूरत है, इस पर बात करनी चाहिए। और ये जो सकाफत है, सकाफत का लफ्ज़ अक्सर जैसे कि गौरी साहब भी बता रहे थे, तहजीब के साथ मिलता है, मगर तहजीब
کے اندر ایک ثقافت جو ہے وہ پلتی ہے اور ثقافت وہاں سے امرج ہوتی ہے. ثقافت جو ہے وہ تہذیب میں ایسے ہی ہے جیسے ایک بادام میں ایک چھوٹی گری ہوتی ہے اور وہ جیسے اس کا مضبوط چھلکا ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے. ہم برِ صغیر میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارے برِ صغیر کا ایک اپنا کلچر ہے. یہ یہاں کے جو ہم لوگ رہنے والے ہیں، ہمارا اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ہماری رسم و رواج، ہماری تہذیب، ہماری لینگویج، ہماری مذہب، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے اور یہ سماج کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سماج کے بغیر تو کلچر کا تصور بھی نہیں ہے، کیونکہ جو سماج میں ہم رہتے ہیں، ہم ایک ہی جگہ پہ رہنے والے، ایک ہی شہر میں رہنے والے بہت ساری ثقافتوں کے لوگ ہو سکتے ہیں اور بہت ساری ثقافتیں اور کلچر جو ہے وہاں ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا جو اپنا اپنا کلچر ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ان کی اقدار ہیں. جب تک اقدار پر ہم بحث نہیں کرتے وہ ہمیں وہ چیز نہیں ملے گی جس سے ہم آہنگی ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہ جو اقدار ہیں، جو سماجی اقدار ہیں، مذہبی اقدار ہیں، اخلاقی اقدار ہیں، سماجی اقدار ہیں، یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ان کو الگ نہیں کر سکتے. محبت ہے، برداشت ہے، رواداری ہے، عزت ہے، آپ ان کو جدا نہیں کر سکتے کسی چیز. اس لیے یہ ساری چیزیں مل کر جب ہم آہنگ ہوتی ہیں تو پھر یہ خوبصورت ایک گلدستہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اور یہاں بات یہ ہے کہ سماجی لحاظ سے ہم جو اپنی ثقافت کی چیزیں ہیں ان کو فروغ دے کے ہم ایک دوسرے کے نزدیک آ سکتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارا ایک مذہبی ہم آہنگی کا پروگرام تھا، تو ہم نے دوسرے مذاہب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پگڑیاں چینج کر کے تو ہم نے ثقافت کو ایک دوسرے کو عزت دی تھی. ثقافت جو ہے یہ تو چینج ہوتی رہتی ہے، یہ ڈائنامک ہے، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، دوسرے کلچر ایک دوسرے کو متاثر کرتے رہتے ہیں، اور وہ اسی سے تو انکلچریشن. اور ہم چاہتے ہیں کہ لوکل جو ہے فادر آسی صاحب بھی یہاں ہیں، اور لوکل تھیالوجی کی بات ہوتی ہے، لوکل کلچر کی بات ہوتی ہے، انکلچریشن کی بات ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں ہم آہنگی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور مذاہب میں آج کے دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم جو ثقافتی جو ہماری اقدار ہیں ان کو فروغ دیا جائے. اور ان میں موسیقی ہے، آرٹ ہے، ہمارے گیت ہیں، ہمارے ناچ ہے، ڈانس ہے، بھنگڑا ہے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو سمجھائی نہیں جا سکتی، دیکھی جا سکتی ہیں، اور ان کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے نزدیک آ سکتے ہیں. اور ایسے ہی ہم اپنے مذاہب میں بھی مذہب کو سماج سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. تھینک یو ویری مچ فادر جی. میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، نیکسٹ راؤنڈ میں آپ کے پاس آتا ہوں. تھینک یو، میں آپ کے پاس آتا ہوں. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم آہنگی کے کچھ آپ نے جو تقاضے بتائے تھے، جیسے پیار ہے، محبت ہے، ایک دوسرے کو قریب لانا، یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں. لیکن آج کے جو ٹاپک کے لحاظ سے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جتنے بھی آج ہم سارے اس میٹنگ میں جو شامل ہیں، ہم سب کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے، چاہے ہم ملک سے باہر بیٹھے، لیکن ہم پاکستان کی ثقافت کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے کلچر کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ دوسرے راؤنڈ میں میں سمجھتا ہوں کہ کیا میرا جو کوشچن ہے وہ فادر آسی کے ساتھ ہے، کیا مذہب پاکستان میں سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرتا ہے؟ فادر ایمینول آسی. شکریہ. میں پہلے 2-3 باتیں واضح طور پہ بتا دوں جو اختلافی ہیں. کوئی ایسی ثقافت نہیں جس کو پاکستانی ثقافت کہا جا سکے. یہ ثقافت کا اس معنی میں قومیت وطنیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کوئی ایسی ثقافت نہیں جس کو مذہبی ثقافت کہا جا سکے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس ملک کی ثقافت ہو سکتی ہے جہاں یہ مذہب شروع ہوا، جہاں اس مذہب نے نشو و نما پائی، یا مذہب کے بانی جس ثقافت میں پیدا ہوئے، یا مذہب کی الہامی کتاب جس ثقافت میں الہام ملہم ہوئی. اور تیسری میری بات ہے، پہلی تھی کہ کوئی ایسی ثقافت نہیں جس کو پاکستانی ثقافت کہا جا سکے.
कोई ऐसी सकाफत नहीं जिसको मजहबी सकाफत कहा जा सके। और कोई, मैं ये बात, उर्दू जुबान कोई सकाफती जुबान नहीं है। पाकिस्तान में 87 जुबानें हैं, कुछ माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं, उनके बोलने वाले कम हैं, लेकिन ये जितनी बातें मैंने बताई है कि पाकिस्तानी सकाफत नहीं है, मजहबी सकाफत नहीं है, उर्दू जुबान सकाफती जुबान नहीं है, क्यों मैंने कहा है? क्योंकि ये तीनों बातें तारीख के किसी लम्हा में उभरी, लेकिन सकाफत तो इतनी पुरानी होती है जितना इंसान खुद, हाँ वो जब से गारों में रहता रहा है। तो ये जो चीजें तारीख में उभरती हैं हम अलहदा से सकाफती नहीं कह सकते। मसलन पाकिस्तान में जितनी भी किताबें सकाफत पे लिखी हैं उनमें तकरीबन 95% वो इस्लामी सकाफत पे लिखी है, और वो सकाफत के लफ्ज की तर्जुमानी नहीं करता, वो मजहबी सकाफत है। और मैंने इनकार किया है कि कोई मजहबी सकाफत नहीं है। मैं यहाँ कोई 11 मुख्तसर तौर पर 11 अनासर, कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर बताना चाहता हूँ, सकाफत के अनासर जो एक सकाफत को सकाफत बनाते हैं। पहला है वहाँ का फलसफा, का वो तहरीरी हो, निसाबी हो या गैर तहरीरी हो। दूसरा है वहाँ की हिकमत, विजडम, खासकर सोशल विजडम, जो लोक हिकमत है, ज़रई अक़वाल है, अखान है, जो भी। तीसरा है वहाँ की तारीख, और मैं यहाँ दरबारी तारीख की बात नहीं कर रहा जो बादशाह दरबार में वजीफे पे लिखवाते थे, ना ही कलीसियाई मजहबी तारीख को जो मजहब के उलमा लिखवाते हैं वो मजहब की तारीफ करते हैं। मैं लोक तहरीकों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने तारीख को मोड़ दिए, तारीख को आगे बढ़ाया। चौथा नुक्ता है मुआशरत, रहन सहन, कि वहाँ के लोगों का जिंदगी के मुतालिक, जन्म मौत शादी के मुतालिक क्या है, जिंदगी के अंजाम के मुतालिक, मौत के बाद जो इल्मुल आखिरत के उसके मुतालिक क्या ख्यालात है, वहाँ के रिश्ते कैसे हैं, बाहमी जुड़त कैसी है, बरादरी और समाज कैसे बनता है। पांचवा नुक्ता है इखलाकियात, वहाँ इस सकाफत की इखलाकी कदरें कैसी हैं। और छठा एक बहुत खूबसूरत नुक्ता है कि उस सकाफत में तकद्दस का तस्वुर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। मजहब के आने से पहले, ये मुकामी मजहब की मैं बात कर रहा हूँ, लोक रूहानियत की बात कर रहा हूँ, मुनज़्ज़म मजहब जो घंटी या अजान पे आके नमाज करते हैं वो नहीं मैं बात कर रहा, जो लोगों के अंदर बसता है, तकद्दुस का तस्वुर, सेंस ऑफ सेक्रेडनेस। सातवां नुक्ता लिसानियत, लिंग्विस्टिक्स, खासकर माँ बोली जो मदर लैंग्वेज है या सकाफती जुबान है, वो सकाफती जुबान होती है। अदब है, शायरी है जिसको अक्सर लोग नबूवत का दर्जा देते हैं, बहुत सारी बातें। आठवां इल्मुल इंसान, उनकी एंथ्रोपोलॉजी क्या है, इसमें कोई शक नहीं, मुआशरत इर्तिका में जाती रहती है, मुंतकिल होती रहती है, सोचें बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल इल्मुल इंसान के वाले से नुकात है वहीं के वहीं रहते हैं। नवा है इल्मुल कायनात, जिस सकाफत की हम बात कर रहे हैं, मसलन मैं पंजाबी सकाफत से ताल्लुक रखता हूँ, इसमें कॉस्मोलॉजी, दुनिया के मुतल्लिक जो कायनात के मुतल्लिक जो इल्म है वो कैसा है, क्या है, तख्लीक के बारे में। 10वां है फन तामीर, ये फन तामीर सिर्फ ईंटें और सीमेंट जोड़ने की बात नहीं, हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे एक बुजुर्ग मेहमान है फन तामीर के, बहुत माहिर है, कामिल खान मुमताज साहब, मुझे राना यूब साहब ने उनसे मुतारफ किया था कि ये तहजीब घर कैसे बनाती है, इबादत गाहें बनाती है। खैर आजकल तो सारा कुछ मसलत और मुफादात के तहत या जरूरत के तहत बनाते हैं। 11वां और आखिरी पॉइंट है जो बहुत ही तवील है, फनून लतीफा, उसमें गीत है, नाच है, डांस बहुत ही अहम है। जो जो मजहब रक्स की मुखालफत करता है वो तहजीब की तजलील करता है। रक्स और नाटक जो ड्रामा है वहाँ का, मौसीकी है, दोनों क्लासिकल और लोक, वहाँ की खेलें, लोग बॉडी के जरिए, बदन के जरिए कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वहाँ की मुसव्वरी जो दीवारों पर नक्शा या ज़िबाइश और आइश के लिए है। तो सकाफती हमआहंगी के बिगाड़ में जो अहम नुक्ता है वो मजहब ने बहुत ही मनफी किरदार अदा किया है। इंसान पहले इंसान है, ये क्या हो? जी जी आप कैरी ऑन रखें। इंसान, मैं ये 3 बातें बता रहा हूँ। इंसान पहले इंसान है, फिर मोमन। हमारे यहाँ लोग, ये अलमिया ये है, हमारे यहाँ लोग पहले मोमन और मुबल्लिग, बल्कि पहले मुबल्लिग बनना चाहते हैं, फिर मोमन और फिर इंसान। लेकिन सकाफती और मुआशरती लिहाज से पहले ह्यूमन बीइंग, फिर मोमन किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, और फिर मुबल्लिग जो भी अपने मजहब का प्रचार करते हैं। तो जहाँ जहाँ मजहब का प्रचार होता है
वहाँ समाजी हमआहंगी को बिगाड़ का सामना करना पड़ता है। मजहब कदरें सिखा सकता है, सिखानी चाहिए, लेकिन समाजी हमआहंगी ये सकाफत ही सिखा सकती है। सकाफत इकट्ठा लाती है। शायद तीसरे राउंड में मैं बात करूंगा, सकाफत हमें इकट्ठा लाती है। थैंक यू फादर जी। जो आप साहब ने भी और दूसरों ने भी इसकी तरफ इशारा किया है, सकाफत हमें इकट्ठा लाती है। मजहब अपने अकायद में छुपा हुआ है, फंसा हुआ है, हजारों साल पुरानी इलामी किताब में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, और वो दीवारें पैदा करता है। मैं सकाफत के नुक्ता नजर से मजहब और सकाफत में ये तफरीक बता रहा हूँ। अगर सकाफत की बात करनी है तो सकाफत अव्वल और अवलियत और फौकियत रखती है, मजहब दूसरे नंबर। थैंक यू फादर जी। आपने जो 11 पॉइंट बताए, और हमें यकीन है कि हमारे वो लोग जो इस टाइम हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, हम उन्हें फिर दिल की गहराइयों से खुशामदीद भी कहते हैं। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप सारे इतने दानिशवर हैं कि शायद हो सकता है कि प्रोग्राम थोड़ा सा तवील हो जाए, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपकी ये जो हमें मौका मिला है, इस मौके को जो है हम इसको जाया करें। और मैं चाहता हूं कि अनीसा कमल साहबा से भी इसी क्वेश्चन पे मैं बात करना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान में, क्या मजहब पाकिस्तान में समाजी हमआहंगी को मुतासिर करता है? जी बिल्कुल, समाजी हमआहंगी को तब मुतासिर करता है कि मेरी बात फिर वही है कि जब लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जब लोगों में एजुकेशन नहीं है, तो इसके बाद जो है वही पहले वाले जो इतने 100 साल पहले के जो मज़ाहिब पे लोग एक दूसरे से लड़ाई करते थे, एक दूसरे के साथ इस तरह से बुक्स वगैरह रखते थे। तो मेरे ख्याल से अगर इनको अवेयरनेस नहीं होगी तो यही कुछ होगा। और अब भी कुछ जगहों पे है इस तरह से ना, मतलब ओवरऑल नहीं है। उसकी वजह यही है कि इस तरह की मीटिंग्स वगैरह। और मेरा अब मानना ये है कि हमारे पास क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट है, तो हम अगर इसको बामकसद बनाएं तो वो ज्यादा बेहतर है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। हमें आगे मतलब हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम नुमाइंदे हैं, हम नुमाइंदे हैं। हम लोगों ने लोगों में इस तरह की अवेयरनेस देनी है, हम लोगों को ही देनी है। हम लोग इकट्ठे इसीलिए हुए हैं ताकि हम लोग एक दूसरे से सीख सकें, हम लोग अपने माशरे में बेहतरी ला सकें। तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग ये चीज डिस्कस कर ले तो वो ज्यादा बेस्ट है, बजाय उसके कि अगर है या नहीं है या थी उससे क्या वो है। तो मेरा ये मानना है। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि वाकई हमें उस सोल्यूशन को भी तलाश करने की जरूरत है, और ये बहुत अच्छा पहलू आपने जिसकी तरफ किया है। तो मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि जीम गौरी साहब से मैं चाहता हूं कि इसकी सोल्यूशन, कि हम समझते हैं कि मजहब जो है उस समाजी हमआहंगी को मुतासर अगर करता भी है, तो हम इसकी सोल्यूशन क्या है, हम इसे किस तरह से जो है जो समाज है उसे हम पहले रखें और फिर उसके बाद मजहब की इकाइयों को बाद में देखें, तो उसकी क्या सोल्यूशन हो सकती है? जिम फे गौरी साहब माइक ऑन कर लें, म्यूट कर लें, अनम्यूट कर लीजिए। जी बहुत शुक्रिया। आवाज ठीक है आप मेरी? जी बिल्कुल। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जब दुनिया में किसी भी खित्ते में इंसानों का ग्रुप बनता है, वो इकट्ठे उनका रहन सहन होता है, तो वो समाज कहलाता है। और फिर वहां से सकाफत निकलती है जो उनकी नस्ल आगे चलती है, और फिर तमीज और तमद्दन का दौर आता है जो इनसे अफसाइश करती है। अब देखे, मैं जैसे अनीसा ने कहा कि कदीम रवायात और हिस्ट्री को छोड़ें, चले हम 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वहां से लेते हैं कि क्या हमारी कोई सकाफत है, तमीज़ व तहजीब व तमद्दन है। हम जब आज़ाद हुए अंग्रेज से और हिंदुस्तान से अलहदगी इख्तियार की, तो हम अपने दामन में दो चीजें लेके आए, एक नफरत और एक तजाद। जिस हमने किसी सकाफत को आपस में
गड़मड़ करके झोली में डाल के नहीं लाए, क्योंकि यहाँ के जो कदीम बाशिंदे हैं, सकाफत उनकी है जो दारदी, वैखी और बल्ती ये कबीले हैं, जो पुरानी नस्लें हैं, तहजीबें उनके, मसल कैलाश है हमारे पाकिस्तान में, उनके पास सकाफतें हैं, उनके पास अपनी चीजें हैं। हम तजाद और नफरत को लेके पाकिस्तान में आए, उसकी वजह से एक बात और हुई, जैसे फादर आसी साहब ने कहा कि आजादी के फौरन बाद हमने मजहब का बेजा दखल अपनी जिंदगी में कर लिया, हर जगह मजहब को घसेड़ लिया, और उससे ये हुआ कि हमारी इज्तिमाई सोच में दरारें पड़ गई, फिक्र ख्याल के रास्ते जो थे वो रुक गए, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारे बाद जो आज़ाद हुए ममालिक वो कहाँ पे चले गए हैं, वो आज हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये एक बात मैं ये करना चाह रहा था। दूसरा, एक पाकिस्तान का मुआशरा और क्या सकाफत जो है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की वस्ती तहजीब व तमद्दन है, जिसमें सराइकी सकाफत, मगरब में बलोच, पश्तून, दारदी कबाइल जैसे पंजाबी हम हैं और कश्मीरी हैं, मशरक में सिंधी हैं और जुनूब में मकरानी हैं, और दीगर मुतअद्दिद नस्ली ग्रोहों पर मुश्तमिल सकाफत है जो उनकी है, जिसको हम सिर्फ तफरी तबक के तौर पे देखने के लिए जाते हैं, टूरिज्म करने के लिए जाते हैं। एक ये मसलन बहुत ही मशहूर फलसफी रेने डिकार्ड ने कहा था, जो फ्रेंच फलसफी है, उसने कहा था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, इसलिए मेरा वजूद है। लेकिन पाकिस्तान आज़ादी के बाद ना तो कोई सकाफत, ना कोई तहजीब व तमद्दन क्रिएट कर सका, बल्कि उसमें नफरत, तजाद, और जैसे उन्होंने कहा, फाज साहब ने भी कहा कि मजहब जो सकाफत का हिस्सा होती है उसको तासब में डाल के पेश किया और उसको इस्तेमाल किया, बेजा जिंदगी में उसका दखल कर दिया, उसको दाखिल कर दिया। ये चीजें थी, यानी कि मसाइल का एक घना जंगल आज़ादी के बाद हमारे रास्ता रोके खड़े था। थैंक यू हमारे पास जी, मैं आखिर में आपकी फरमाइश एक पूरी कर दूं, शेर जो मुझे मिल गया एक, जिंदगी में उसको जीने का सलीका आ गया, जिंदगी में उसको जीने का सलीका आ गया, कौम जिसको सीखने का है तरीका आ गया। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा खूबसूरत आपने इस पे इख्तिताम किया कि वाकई जिंदगी में अगर हमें जीने का सलीका आ गया और कौम वो जिसको सीखने का सलीका आ गया, तो राना साहब वो है जो हमें सिखाते हैं और हम उनसे सीखते हैं। राना साहब, क्योंकि पाकिस्तान में मजहब ने जो है सकाफत को जो है बिल्कुल कई जगह पे हम देखते हैं कि उसको दबा दिया गया है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको मुख्तसरन ये बताएं कि हमारे लिए सोल्यूशन क्या है। अनम्यूट कर लीजिए। सोल्यूशन आप कौन सा वाला पूछ रहे हैं, सोल्यूशन हल या सोल्यूशन चिपकाने वाला? मैं चाहता हूं कि आप दोनों ही बता दीजिए, चिपकाने वाला भी बता दीजिए और हल भी बता दीजिए। अच्छा, मैं उसका है ना, जो हल तो नहीं, एक चिपकाने वाला जो सोल्यूशन है उसके लिए मैं एडवाइस करूंगा। एक ये जब आपने मुझे, आफ्ताब साहब ने जब हुक्म दिया कि मैं हाजिर हूं और इन नज़ीम शख्सियात के साथ मिलकर इस मौजू पर गुफ्तगू करूं और आप इसके मॉडरेटर होंगे, तो मेरे यहाँ पर किताबों के अंदर एक किताब काफ़ी अरसे से मौजूद, मैंने पहले पढ़ी भी हुई, लेकिन इस पर मैंने दोबारा थोड़ी गौर खौस की। ये जवाहरलाल नेहरू साहब की बहुत खूबसूरत तहरीर है, बहुत जो नई खिड़कियां, नए दरवाजे इंसानी जहन के खोलती है।
یہ انہوں نے 1942 سے 1945 جب وہ جیل میں تھے الہ آباد میں، وہاں پر یہ کتاب انہوں نے تحریر کی. کافی موٹی کتاب ہے، آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 300-400 صفحے کی کتاب ہے، لیکن بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. یہ آپ کو سوچنے کا ایک بالکل نیا انداز دیتی ہے، جو مذہب کی حدوں سے تھوڑا آگے لے جا کر، یہ نہیں کہ آپ کو مذہب کے خلاف بنا دیتی ہے، کیونکہ نہرو صاحب بذات خود ریکگنائز اناؤنسڈ ایتھیسٹ تھے، تو وہ چونکہ مذہب سے اتنے زیادہ واسطہ نہیں رکھتے تھے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ کلچر کے اندر ڈپ ہو کر اس چیز کے اوپر بات چیت کی ہے. میرا خیال ہے اس میں سے جو مجھے پڑھنے کے بعد جو چیزیں کچھ سمجھ آئیں، اور جو میرے اپنے جو زندگی کے تجربات ہیں، مذہب جیسے اقبال نے کہا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، لیکن جو تجرباتی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اکثر لوگ جو آپس میں لڑتے ہیں وہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو مختلف مذاہب کے پیروکار ہوتے ہیں. وہ اپنے مذہب کے جو سمجھنے کا انداز ہوتا ہے وہ اسی کو اتنا زیادہ صحیح اور بالکل ایبسلیوٹ ٹروتھ سمجھتے ہیں، وہ کسی اور کے دوسرے کے سوچنے یا سمجھنے کے انداز کو یہ نہیں کہ صرف ریکگنائز نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کو بالکل ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، اس کو بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ فضول ہے، یہ غلط ہے. اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ مذہب کو اگر سماجی پس منظر میں سمجھنے، سمجھانے اور ماننے کی کوشش کی جائے تو پھر مذہب ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، ایک اچھا رول ادا کر سکتا ہے لوگوں کو اکٹھے رکھنے میں. میں اس فکر کو پھر دہراؤں گا، اگر مذہب کو سماجی پس منظر میں سمجھنے، سمجھانے اور ماننے کی کوشش کی جائے، پریکٹس کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس سے کافی مسائل سمجھ آ جاتے ہیں. پھر اس سے انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ پتھروں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے. یہ پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار جس کو میں آج برا کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے انہی عقائد کے کچھ عکس ابھی تک میرے عقائد کے اندر موجود ہیں. مثال کے طور پر ہماری بہن انیسا یہاں پر موجود ہیں، یا لیکن میرا چونکہ انٹرفیس ڈائلاگ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اب دیکھیں پاکستان میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بے شک مسلمان ہیں، اور وہ ویسے ہی مسلمان ہیں جیسے سعودی عرب میں ہیں یا ایران میں، لیکن اگر آپ ان دونوں کو بٹھا کر آپس میں ان کی کچھ تھوڑی سی سملیرٹی ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آپ کو پاکستانی مسلمانوں کی پاکستانی ہندوؤں یا کرسچنز کے ساتھ زیادہ سملیرٹی مل جائیں گی، بجائے اس کے کہ پاکستانی مسلمانوں کی سعودی مسلمانوں کے ساتھ یا سیریا کے مسلمانوں کے ساتھ ملیں. یہی طریقہ کار ہے. میں پاکستانی مسیحی ہوں، میری پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں، سوچنے، سمجھنے اور سو کے تصور خدا جو ہے کافی حد تک ہمارا متفق ہوتا ہے. لیکن ویسٹرن کرسچنز کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مذہب ہمیں اکٹھا رکھتا ہے، لیکن در حقیقت کچھ اور بھی کئی جگہوں پر ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. یہاں پر دیکھیں خاص طور سے میں اس کو پاکستانی کانٹیکسٹ میں لا کر مختصراً 2-3 باتیں کروں گا کہ کرسچینٹی کی جو تاریخ ہے یا عمر ہے وہ تقریباً 2000 سال سے ہے، اور اگر آپ مسلمانوں کی دیکھیں یا اسلام کی تاریخ ہے وہ 1700-1800 سال سے ہے. برصغیر پاک و ہند میں سکھ ازم کی تاریخ تقریباً 500 سال پر محیط ہے. ہندو مذہب کی جو موجودہ ہندو مذہب ہے اس کی تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے، کرسچینٹی سے تھوڑا زیادہ 2200-2500 سال پرانی ہوگی. لیکن ان تمام مذاہب کو جب آپ ان کے اس تاریخی پس منظر میں رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کا کم تعلق اس سماجی پس منظر کے ساتھ ہے جس میں آپ اس سماجی تناظر میں ہے، کانٹیکسٹ میں ہے جہاں پر آپ رہ رہے ہیں، تو یہ لیس ہیلپ فل ہوں گے. مثال کے طور پر رومن کیتھولک چرچ کو لے لیں، یا جس چرچ کے ساتھ میرا تعلق ہے، پروٹیسٹنٹ چرچ یا اینگلیکن چرچ یا لوتھرن چرچ. ایک تو یہ تنظیموں کے نام ہی جو ہیں وہ غیر ملکی ہیں، اور اس کا ہمارے پاکستانی سماج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سے عقائد اور بہت سی رسومات، کپڑے پہننے کے طریقے، گیت گانے کے طریقے، سو کے سینٹس کے نام اور بہت سی ایسی چیزیں، آپ ان کو پاکستانی کلچر یا سماج میں اس کی جڑ ڈھونڈتے آپ کو بڑی عمر لگ جائے گی. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پاکستان میں تھا تو مکتبہ عناوین کے ساتھ بڑا قریب رہ کر کام کرنے کی کوشش کرنے کا موقع ملتا تھا. فادر آسی اینڈ آئی وی یوزڈ ٹو ورک ٹوگیدر اے لاٹ، ابھی بھی کرتے ہیں. وہاں پر کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کیونکہ باہر والی وہ باؤنڈری وال نہیں ہوتی تھی، تو کئی لوگ عام مسلمان جا رہے ہوتے تھے، وہ اپنی گاڑی روک کر جلدی وہیں پہ ٹوٹی پہ ہاتھ صاف کر کے وضو کر کے تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو وہ جہاں جو چیپل کا جو نقشہ ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا وارث شاہ کا مزار ہے. تو ان کو ایسے ہی لگتا تھا یہ کوئی اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے یا جس کے ساتھ وہ ریلیٹ کر سکتے تھے. تو بلڈنگوں کے نقشے، لوگوں کے نام
हम अपनी तारीख, मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो है वो जल्दी से अपने आप को जंग पर मारकर अपनी सारी जो हिंदुस्तान की जो तारीख है, वहां पर क्या हमारे सियासी काबरीन थे, कौन थे क्या नहीं थे, वो पूरन कौन था और वो फलाना कौन था, हम इनको भूल जाते हैं। एकदम से उन तारीख के साथ जब मिलाकर अपने आप को लिंक करने की कोशिश करते हैं जिसका हमारे मजहब के साथ या मजहब के एक खास ग्रुप की एक खास इलाके में तारीख के साथ तो होता है, लेकिन शायद हमारे समाज के साथ तो वो बिल्कुल उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी तरह अब जब मुसलमान हमारे बहन भाई होते हैं वो जल्दी से अरब और उन ममालिक की तारीख के साथ अपने आप को लिंक करते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि मजहब के साथ उनकी टाइज एक खास स्ट्रीम के तहत तो मजबूत हो जाती हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि अपने समाज के साथ वो कट जाते हैं और कई दफा वो अपने आप को एलियन फील करना शुरू कर देते हैं और वहां के समाज के रहने वाले दूसरे लोग उनको बिल्कुल एलियन समझते हैं। और ये एक तजुर्बा उस वक्त उनको समझ आता है जब वो अपने उस समाज से बाहर निकलते हैं। और मैं कई दफा ये लोगों को कहता हूं कि पहला क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछते हैं कि हु आई एम, आप तब पूछते हैं जब आपसे लोग पूछते हैं कि आप कौन हैं। मिसाल के तौर पर मैंने शायद पाकिस्तान में कभी जब मैं छोटा सा था अपने क्रिश्चियन माहौल में रहता था तो मुझे कोई कभी ये सवाल का सामना नहीं करना पड़ता था मैं कौन हूं, लेकिन जब कोई दूसरा मुझसे पूछता था कि आप कौन हैं, आप क्या मानते हैं, अब यहां पर तो मुझे इसका बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है क्योंकि मेरा कलर मुख्तलिफ है, मेरा समाजी पस मंजर मुख्तलिफ है, मेरा खाने पीने का अंदाज मुख्तलिफ है, मेरी जो और शायरी जो मुझे कौन सी पसंद है, म्यूजिक मुझे कौन सा पसंद है, ये 40 चीजें मुख्तलिफ। जब कोई दूसरा आपके सामने वाला आपसे पूछे ना कि आप कौन हैं, तो तब समझ लें कि आपको एक बहुत गहरे क्वेश्चन का सामना कर, अगर आपको जिंदगी में इसका जवाब मिल जाए तो आप एक बेहतर हार्मोनियस ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं जो अपने समाज के अंदर रहने वाले इंसानों की मदद कर सकते हैं। राणा साहब थैंक यू वेरी मच। मैं आज समझता हूँ मुगल साहब आज आपने थोड़ी सी ना मेरे साथ आज आपने थोड़ी सी ज्यादती कर दी है, क्योंकि आज आपने जो लोग बुलवाए हैं ना, आज यकीन करें कि इतने दानिशवर लोग हैं कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनको रोकूं किसी जगह पे भी। आपको पता है कि मैं जब टेलीविजन का भी प्रोग्राम करता हूं तो उसमें भी रोक लेता हूं, लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि इन लोगों को मैं रोकूं ताकि इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या करें हमारे पास वक्त की कुछ कमी होती है। तो मैं क्वेश्चन लेके जाना चाहूंगा। दैट इज योर टेस्ट जॉन बास्को साहब। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मेरे साथ हमारी जो एक और मेहमान है वो मुझे अब मेरा ख्याल के जबीन साहब है हमारे साथ अभी। मुगल साहब चली गई हैं, वो चली गई। आमना जबीन साहब नहीं है, तो मैं फादर खालिद साहब की तरफ आऊंगा। फादर जी आप भी हमें बताइए कि हमें इसका हल क्या तलाश करना है कि अब हमें देखें, अब हम पाकिस्तान में रहते हुए हमारा कल्चर एक है, मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं हमारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और राणा साहब ने, फादर जी ने, फादर आसी ने और जिम पे गौरी साहब ने और अनीसा साहब ने बड़े अच्छे तौर पे बताया। लेकिन अब हमें इसका हल क्या तलाश करना है, किस तरह हम अपने सारे मुख्तलिफ मज़ाहिब में रहते हुए भी एक कल्चर को ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। कल्चर पर अक्सर जब बात होती है तो मैं सिफ्ती हसन, फैज, जमील जालबी और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कल्चर पर किताबें भी लिखी हैं देखता हूं, तो और बहुत लिखने वाले लोग हैं, मैं जिनका नाम भी ले सकता हूं किताबों का भी, मगर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज ही रहते हैं हमेशा। यहाँ कल्चर और एग्रीकल्चर में फर्क नहीं लगता कुछ। यहाँ जो चीजें हैं जिनको हम देखते हैं और कहते हैं कि ये फलां चीज के साथ होनी चाहिए, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा कल्चर है, हमारा ये कल्चर नहीं है, ये ऐसा है, ये दूसरे मजहब का है। तो यहाँ जैसे कि फादर आसी साहब ने कहा है, मज़ाहिब ने एक अपना ही कल्चर इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है जो अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि हर एक को जो रस्मो रिवाज है जो कल्चर का हिस्सा होती हैं, हर एक मजहब को इजाजत है कि वो अपने मजहब के मुताबिक उन्हें अदा करे। जैसे शादी की है या जब को बच्चा पैदा होता है, किसी के कान में अजान दी जाती है, किसी को बपतिस्मा दिया जाता है, तो ये है, ये हमारी रसूमात में शामिल हो जाती है, यही हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाती है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, मगर कई दफा हम ऐसा ही करते हैं कि ये हमारे समोसे जो है ये क्रिश्चियन है, हमारे समोसे मुस्लिम है।
تو پھر بات بگڑ جاتی ہے کہ حلال کون ہے حرام کون ہے, آپ حلال کھا رہے ہیں آپ حرام کھا رہے ہیں. یہاں آ کے یہاں جو ابھی گلوبل ولیج میں جہاں دنیا ثقافتوں کی حد عبور کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مل چکی ہے, جہاں ہم اپنے ہاتھ میں اپنے پوری دنیا کو لیے پھرتے ہیں ایک موبائل میں, وہاں ثقافتیں جو ہیں وہ ان کو زوال آ گیا ہے. جو پرانی ثقافتوں کی ہم نام لیتے ہیں, جیسا کہ جیم فغوری صاحب بات کر رہے تھے, ثقافتوں کا زوال آ چکا ہے. یہ ثقافتوں کا زوال ایک کتاب بھی ہے, یہ ثقافتوں کو زوال آ چکا ہے. ہم کہیں ہانڈی ڈھونڈ رہے ہیں, کہیں ہم چھاپا ڈھونڈ رہے ہیں, کہیں ہم کسی گھوڑے کو ڈھونڈ رہے ہیں شادی کے لیے, مگر یہاں تو جو گاڑیاں آ چکی ہیں, جو ڈیولپمنٹ ہے, اس ڈیولپمنٹ نے ہماری ثقافت کو ہمارے کلچر کو بہت متاثر کیا ہے. جہاں برگر ہماری روٹی کھا گئی ہے, اور برگر نے اتنا متاثر کر دیا ہے کہ فاسٹ فوڈ نے ہمیں وہ ہمارا ذائقہ ہم سے چھین لیا ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا, جب ہم ایک چنگیل کے گرد بیٹھتے تھے وہاں ہم آہنگی ہوتی تھی, وہاں شراکت ہوتی تھی, وہاں محبت ہوتی تھی, ایک دوسرے کا احساس ہوتا تھا, ایک دوسرے کا انتظار ہوتا تھا. یہ اقدار کم ہو گئی ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر کلچر میں اقدار نہیں ہے تو ہم اس پر بحث نہیں کر سکتے. اقدار کا ہونا لازمی ہے, اور یہ ہم مذاہب کے ذریعے جس ہم آہنگی کو فروغ دے سکتے ہیں, کلچر کو فروغ دے سکتے ہیں, اس میں یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رسومات کو ان کو بڑے ادب کے ساتھ, رواداری کے ساتھ قبول کریں. اور قبولیت کی جو ثقافت ہے, امن کی جو ثقافت ہے, وہ اگر ہم قائم کریں گے, جو اگر انصاف کی ثقافت جو ہے وہ قائم کریں گے, پنچایتیں ختم ہو چکی ہیں, جرگے ختم ہو چکے ہیں, ہر ایک نے اپنی اپنی عدالت لگا لی ہے. یہ کلچر کو متاثر, ثقافت کو متاثر کر رہے ہیں. اور یہاں ہر کوئی اگر کوئی کہے کہ ہم نے اسلامی شرعی عدالتیں لگانی ہیں, تو پھر کرسچن بھی ہوں گی, پھر دوسری بھی ہوں گی. ہمارا کہنا لا ہے, ان کا بھی اپنا ہے. اور اس جھگڑے سے اگر ہم کوئی درمیانی راستہ ڈھونڈتے ہیں اس دور میں, جہاں ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں, جہاں ہر ایک چیز موسم سے لے کر ذرے سے لے کر جو آسمان تک چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, قطرے سے لے کر سمندر تک ہو رہی ہیں, وہاں ہم نے بات چیت کرنی ہے اپنی اقدار کی. اقدار میں اگر سچائی میں, عزت میں, وقار میں, محبت میں, وفاداری میں اگر ہم ان میں قائم ہیں, تو ہم سماج کو تبدیل کر سکتے ہیں, ہم آہنگی کو لا سکتے ہیں. تھینک یو فادر جی, آپ نے بڑے اچھے طریقے, آپ نے جو آخری بات کی وہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم کس طریقے سے قریب آ سکتے ہیں. ہمیں اخلاقی اقدار کو جو ہے وہ واپس لے کے آنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فادر جی, فادر مینول آسی, میں آپ کی طرف آؤں گا, لیکن ہمارے پاس ٹائم بالکل شارٹ ہے, تو آپ کے پاس 1 سے 1.5 منٹ ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو ذرا سم اپ کر دیجیے. سر میں نا اجازت چاہوں گا, میں نے کی عبادت کے لیے جانا ہے, اجازت چاہوں گا. فادر جی تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ساری چیز کو بتایا. Thank you very much, Father Khalid. Thank you. Thanks for coming. Thank you. جی فادر مینول آسی, آپ کے پاس 1 سے 1.5 منٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنی ساری بات کو ذرا پلیز سم اپ کر دیجیے. سب سے پہلے تو میں رانا ایوب خان کی دکھائی ہوئی کتاب تلاش ہند جو جواہر لال نہرو نے لکھی, اس کے ساتھ ایک کتاب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, تلاش حق, جو مہاتما گاندھی نے لکھی. یہ بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے جو ہمیں انسان ہونے اور انتھروپولوجی سمجھنے مت کر سکتی ہے. جہاں تک سوشل آرمی, معاشرتی سماجی مفاہمت کا تعلق ہے, کہ کلچر میں ایک اپنی پاور ہے, قوت ہے, جس کے نتائج اور اثرات بھی ہوتے ہیں, کیونکہ کلچر انسانی معاشرت اور انسانی حیات دیتا ہے. کلچر جیسے پہلے بھی کہا ہے, باہم لاتا ہے, قریب لاتا ہے معاشرتی قوتوں کو. جیسے ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے, کوئی موت ہو, خواہ انسانوں کی اور مویشیوں کی, اس پہ سارے لوگ جو ہیں خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, تعزیت کے لیے آتے ہیں. اسی طرح بیمار, خواہ انسان ہو یا مویشی ہو, لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں. تو پاکستان میں ثقافتی تصادم نہیں ہے, صرف مذہبی تصادم ہے, ٹکراؤ اور تضاد ہے. اور ڈاکٹر مہدی میرا ان کا پورا نام مجھے بھول گیا, یہ ڈاکٹر مبشر کے بھائی تھے, انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر مہدی حسن, مذہب کے نام میں جتنا خون بہا ہے, جتنی جنگیں بہی ہیں,
पहले मजहब अपने आप को धोए और फिर अमन की बात करे। लेकिन मजहब बहुत कदरें सिखा सकता है, बामी रवादारी है, कोएग्जिस्टेंस है जिसकी जिक्र किया गया, अमन और सलामती है। तो ऐसी कदरें जो सकाफतों को निखारने और नशोनुमा देने में और सकाफती तशख़्ख़ुस को निखारने में हमारी मदद कर सके। पाकिस्तान में मुश्किल ये है कि पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने के लिए मुकामी सकाफतों को दबाया जाता है, मुकामी जुबानों को, मुकामी मुआशरत को। ये हमारा कौमी अलमिया है। वेटिकन मजलिस दोम ने और एशिया के बिशप साहबान की तंजीम ने, FABC की तालीमात ने मजहब और मुआशरे में बहुत खूबसूरती, क्लैरिटी दिखाई है। सकाफत के ये भी बताया कि सकाफत के मजहब के दबाव से आज़ाद होना चाहिए, और हमारे यहाँ लोग मजहबी दबाव में हैं और मजहब को मुकामियत मिलनी चाहिए। जहाँ तक समाजी हमआहंगी का ताल्लुक है, मुआशरती मुफाहमत, ये हर जिंदगी की और हर लोग की जरूरत है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ मजहबी लिबासा पहनते हैं, मजहबी आड़ लेते हैं, वहाँ कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि हर मजहब अपने अकायद की आड़ में है। लेकिन मुआशरती मुफाहमत के लिए कल्चर, सकाफत सबसे बड़ा ठोस और मुअस्सर और पुरजोर अंसर है। थैंक यू फादर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं ये क्वेश्चन जो है वो जी गौरी साहब से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर हो सके तो मुख्तसरन बताइएगा 1 से 1.5 मिनट में कि अब हम क्योंकि प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसको जरा सम अप कर दीजिए आज की जो डिस्कशन है। मैं अर्ज करता हूँ, आज की सारी बहस से जो मुख्तलिफ हमारे दानिश्वरों, मोतबर हजरात, शुरका ने की है, उससे मैं एक ही नतीजा अक्स कर सकता हूँ कि कल्चर और तहजीब बाहम लाजम और मलजूम है। यानी मुआशरा जो है वो उसकी सकाफत और अफकार, इक़दार, नज़रियात और निज़ाम हयात तहजीब से इबारत है। पाकिस्तान में अब पिछली हिस्ट्री पढ़ लेंगे, अब बहुत सा जिक्र किया जिन नामों का, सिब्ते हसन, माजी के मज़ार, जमील जालबी, पाकिस्तानी कल्चर, डॉक्टर मुबारक अली का नाम रह गया था, मिस हो गया था, जिन्होंने दिल्लतों का अदब लिखा। इनको पढ़ के मजहबी तासब से बालातर ये कुतब लिखी गई हैं और इन्होंने हिस्ट्री बयान की। पाकिस्तान में अब मौजूदा सूरत हाल जो है, जो सकाफत यानी कल्चर को आगे जाने में रुकावट है, वो दस्तूरी इम्तियाज है, रियासती अदारों का रवैया है, मुल्की कवानीन में लागू इम्तियाज है और समाजी सतह पर पाया जाने वाला इम्तियाज है। अब आप सारी चीज को समझ गए होंगे कि समाजी सतह पर पाकिस्तान में जो इस वक्त समाज है उसमें जो इम्तियाज पाया जाता है, ये सबसे बड़ी रुकावट है समाजी हम आहंगी में। इसकी वजह से मुआशरा जो है वो अफरा तफरी और खौफ का शिकार है और बिखरा पड़ा है। इसलिए मैं आखिर में चाहता हूँ कि रिकमेंडेशन की सूरत में 2 लाइनें कह दूं कि रियासत और अदलिया समेत तमाम मुतल्लिका अदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि शहरियों के तमाम हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ करे और किसी भी किस्म का तशद्दुद और नाइंसाफ़ी को रोक कर कानून की अमलदारी को यकीनी बनाए। पाकिस्तान में मजहब और अकायद के तनव्वुर को तस्लीम करते हुए और इंसानी हकूक़ के एहतराम और तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मसावत के असूल पर मबनी एक मरबूत निज़ाम बनाया जाए। एक जो ख़ास बात जो पूरे अफसाने में जिसका जिक्र नहीं किया वो ख़वातीन है। पाकिस्तान की तरक्की और समाजी हम आहंगी में ख़वातीन का किरदार बहुत अहम है, लिहाजा ख़वातीन के हकूक़ और माशरे में उनके फाल किरदार को यकीनी बनाया जाए। मैं इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत शुक्रिया
کہ آپ نے اس موضوع پر اس پہ بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے, بالکل بہت ٹھیک, تفصیل بالکل سے ہو ٹھیک. سکتی ہے. گوری صاحب تھینک یو ویری مچ. میں انیسا صاحبہ کی طرف جاؤں گا کیونکہ بڑی اچھی بات کی گوری صاحب نے کہ خواتین جو ہے پاکستان میں ویسے بھی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو 51% جو ہے وہ خواتین ہے پاکستان میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خواتین اپنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے کیونکہ آپ خود ایک جرنلسٹ بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آخری 1-2 منٹ میں آپ ہمیں بتائیے کہ خواتین جو ہے وہ ثقافتی اس ساری اس کام میں جو ہے اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتی ہے. تھینک یو سو مچ کہ دوبارہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور باقی میں جو ہے نا انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ واقعی خواتین کی جو ہے نمائندگی ہونی چاہیے, جبکہ جس طرح اقلیت کو تھوڑا فوقیت نہیں دی جاتی اسی طرح پاکستان میں خواتین کو بھی نہیں دی جاتی, اس کو بھی آگے بڑھنے کے مواقع بہت کم ملتے ہیں, کیونکہ بات وہی آ جاتی ہے کہ کلچرل پہ آ جاتی ہے. جیسے ان کو بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ خواتین نے گھر سے باہر نہیں نکلنا, خواتین نے یہ نہیں کرنا, بیٹی گھر سے باہر نہیں جا سکتی, بغیر بھائی کے نہیں جا سکتی, بغیر باپ کے نہیں جا سکتی. تو مطلب یہ خوف ان کو بچپن میں بٹھایا جاتا ہے کہ وہ اکیلی نہیں جا سکتی. تو خواتین کی نمائندگی بالکل ہونی چاہیے, اور پہلے سے تھوڑا ہے تو صحیح بہتری, لیکن میں دعا بھی کروں گی اور میں کوشش بھی کرتی ہوں کہ جیسے میں اپنے سٹی بہاولپور کے ساتھ احمد پور کیا ہے جہاں پہ میں رہتی ہوں, تو وہاں پہ عرصہ 5 سال سے میں صحافت میں ہوں, میرے علاوہ اور کوئی نہیں آئی. ہاں 2 فیمیل اور آئی ہیں, بٹ وہ اس طرح سے سوشل یا اس طرح سے کسی بھی ایکٹیویٹیز میں نہیں وہ جاتی کیونکہ ان کو جانے نہیں دیتے. تو بات وہی ہے, خواتین کی نمائندگی ضرور ہے, ہونی چاہیے, اور یہ مذہب کی آڑ میں جو ہے وہ خواتین کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا. تو یہ بھی غلطی بات ہے. مطلب اگر مثال طور پہ میں ایک بات کہوں گی, آج کل سوشل میڈیا پہ نا وہ ایک پوسٹ اکثر چلی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں خواتین جو ہے نا پاکستان کی وہ آزادی چاہتی ہیں. تو ہمارا ایک سیشن تھا وہاں احمد پور شرقیہ میں, ہم لوگوں نے ایک ٹریننگ سیشن کیا تھا جرنلسٹ کا. تو ان میں خواتین کی نمائندگی کے لیے میں نے ان سے یہ بات کلیئر کی تھی کہ خواتین جو ہے وہ آزادی نہیں چاہتی کہ ہم لوگ ٹرک ڈرائیو کریں, ہم لوگ مثال طور پہ ہل چلائیں, یا اس طرح سے وہ نہیں چاہتی. وہ تو جسٹ یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں کیا پہننا ہے, کیا ہمیں پڑھنا ہے, کہاں تک پڑھنا ہے. مطلب یہ دیکھ لیں کہ ان کو پڑھنے کے لحاظ سے بھی آزادی نہیں ہے کافی سارے اس میں علاقوں میں. ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان تبدیل ہو, آپ کو آزادی ہو, اور کلچرلی طور پہ آپ لوگ ساری چیزوں کو کر سکیں. تھینک یو ویری مچ انیسا صاحبہ. اور میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ رانا یواب خان سے میں چاہوں گا کہ پلیز 2 منٹ کے اندر ساری چیز کو پلیز سم اپ کیجیے کہ ہم کس طرح سے ایک بہتر معاشرہ پاکستان میں بنا سکتے ہیں. انمیوٹ کر لیجیے. سوری, آپ کے ٹاپک کے حوالے سے پاکستان میں بہتر معاشرہ بنانے کے لیے میرا خیال یہ آپ کا ٹاپک بذات خود ایک بہت بڑا سلوشن ہے اس چیز کے لیے, کیونکہ کلچر جو ہے وہ ہر قسم کے گیپس کو فل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور جب آپ مور یور اسٹرانگ ٹائز ٹو یور کلچر ٹیک یو اوے فرام اینی کائنڈ آف ڈفرینسز دیٹ may create distance from other communities who may have different religious beliefs. اور یہ عام طور پر ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی آپ اپنے کلچر کے ساتھ زیادہ پیوست ہوتے جاتے ہیں تو آپ آگے آگے بڑھتے جاتے ہیں. اور فادر خالد رشید چلے گئے, انہوں نے ایک اور چیز کی طرف ہمارے اندر توجہ دلائی تھی, more deeper you go into, پھر آپ اور آگے بڑھتے بڑھتے ان آفاقی اور عالمی اکائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں, ویلیوز کی طرف چلے جاتے ہیں جو آپ کو بحیثیت انسان اکٹھا کرتی ہے. جب آپ اور آگے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ صرف جو اینتھروپولوجی اس سے آگے نکل کر اور زیادہ دوسری سپیشیز کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی محبت جو ہے وہ آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہے اور زیادہ آگے چلے جاتے ہیں. دس از جسٹ لائک آپ اگر آپ نے صوفیزم کو زیادہ پڑھا ہو, جن لوگوں نے پڑھا ہے, تو آپ ایک فرد کے طور پر بکھرتے ہیں اور پھر آہستہ 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 اسی ایک نقطے کی طرف چلے جاتے ہیں آہستہ آہستہ جس کی طرف سارے جا رہے ہوتے ہیں. تو مور ڈیپ روٹیڈ یو آر, ہو یو آر, ویئر یو آر گراؤنڈیڈ,
उतना ज़्यादा आप दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इंटेंशनल एफर्ट्स होनी चाहिए कि कल्चर अपना रोल इंडिविजुअल और कम्युनिटी की लाइफ में अंदर करे। ज़्यादातर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, यहाँ पर हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, और पाकिस्तान को इकट्ठा कैसे रखना है, दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर द स्टेट। और ये समझा जाता है कि रिलीजन इज अ बिग फोर्स, क्योंकि 97% एक मजहब के मानने वाले लोग हैं। उन्हीं 97% में से 87% एक खास मजहब के मकबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। तो अगर उस चीज को ज्यादा प्ले किया जाए तो देन इन दिस वे वी विल बी एबल टू कीप पीपल टुगेदर। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, तकरीबन 14वीं-15वीं सदी में जब रेफॉर्मेशन आ रही थी यूरोप में, तो ब्रिटानिया के अंदर यही कुछ हुआ। उन्होंने ये जो ब्रिटेन के अंदर नेशनलिज्म था, इसको ज्यादा अपलिफ्ट किया, मजबूत किया, और कैथोलिक चर्च बहुत ज्यादा परसिक्यूट होता रहा कई हवालों से ब्रिटानिया के अंदर। और उसकी वजह यह थी कि लोगों को इकट्ठा कैसे रखना है। शायद नेशनलिज्म एक तरीकाकार हो सकता है, किसी सोसाइटी में मजहब एक तरीकाकार हो सकता है, किसी सोसाइटी में जुबान एक तरीकाकार हो सकता है, लेकिन किसी चीज को आप जैसे भी इंटेलिजेंशिया है वो समझती है कि हम इस चीज को करेंगे तो लोगों को ज्यादा अच्छा करेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये जो लोग पंजाब में रहते हैं ये क्यों खुशी से पंजाब में रहते हैं। ये तब तक पंजाब से नहीं निकलना चाहते जब तक भूख इनको ना धकेले यहां से। ये तब तक पंजाब से नहीं निकलना चाहते जब तक बदअमनी इनके सर पर ना पड़े। ये जो लोग सिंध में रहते हैं, कि क्यों ये सिंध में रहते हैं, जब तक भूख इनको तंग नहीं करती ये नहीं निकलते। परिंदे, इंसान और कोई चीज भी उस वक्त तक माइग्रेट नहीं करती, नहीं जाती कहीं, जब तक उनको खुशहाली के साथ वो सारी चीजें उनकी जगहों पर मिल रही हों। तो ये जो समझा जाता है कि मजहब शायद लोगों को इकट्ठा रख सकता है, मेरा ख्याल है कि ये फार्मूला रिविजिट होना चाहिए पाकिस्तान में, और जरूर जाना चाहिए इस चीज की तरफ तवज्जो जानी चाहिए इंटेलिजेंशिया की, और जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्ट्रेटजी बनाते हैं खासतौर से स्टेट को सिक्योर करने के लिए, कि रिलीजन कैन बी ए गुड फोर्स बट इट इज नॉट द बेस्ट एंड द ओनली फोर्स इन पाकिस्तान टू कीप कंट्री अ पीसफुल प्लेस और इंटैक्ट टुगेदर। इसके लिए मेरा ख्याल है कि कल्चर हमारे के अंदर बहुत ज्यादा खूबी है, खुशबू है, और बहुत ज्यादा यगानगत है कि जो लोगों को वो मुख्तलिफ मज़ाहब, मुख्तलिफ कबाइल के साथ भी ताल्लुक रखते हों, फिर भी उनको एक दूसरे के साथ अग्री करने के लिए और वेल डिसएग्री करने के लिए हम इकट्ठा कर सकते हैं। मेरा ख्याल हर कल्चर के अंदर ये खूबी होती है कि वो हाउ यू डिसएग्री एंड हाउ यू डिसएग्री वेल। थैंक यू राणा साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, और मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं चाहता हूं कि 1 मिनट में मैं इस सारी चीज को आपके सामने रख सकूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कल्चर में इतनी ताकत होती है तो वो मज़ाहब से आगे बढ़ के जो है एक दूसरे को साथ लेके आए। मैं आपको बताता हूं कि मैं एक ऑफिस में यहाँ पे लंदन में जॉब करता हूं, तो मेरे उस ऑफिस में हम 3-4 जो है वहां पे उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। वो कई ऐसे हैं जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, लेकिन हमें एक ऐसा कल्चर है, हमारी जो खाना है वो इतना हम सबका खाना जो है एक जैसा है। तो यकीन करें वो मुझे फरमाइश करते हैं कि आप किस दिन जो है बिरयानी जो है आप घर से बनवा के लाएंगे ताकि हम उसे एंजॉय कर सके। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान के लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं, और हमें इस मजहब से अपने आप को आगे करके हमें अपने उस कल्चर को जो है और परवान चढ़ाने की जरूरत है, एक दूसरे की बर्दाश्त करने की जरूरत है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आने की जरूरत है, और मैं समझता हूँ कि यही हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में मैं चाहूंगा कि फादर एमैनुअल आसी साहब का, कि हमने उनसे आज बहुत कुछ सीखा, जनाब जीम फे गौरी साहब से हम उनसे सीखते रहते हैं, और राणा साहब जो हमारे बहुत ही दिल के करीब होते हैं, मुझे कभी कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछना हो तो मैं राणा साहब को कॉल कर लेता हूँ, और आफ्ताब मुगल साहब से तो हम सीखते रहते हैं, और मैडम अनीसा कमल की आज हमने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, और अपने नाज़रीन के बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ हमारे इस प्रोग्राम को, जो कि आज थोड़ा सा लेंथी हो गया, उसको सुना और देखा। थैंक यू वेरी मच। और राणा साहब आपने अपना हाथ खड़ा किया, प्लीज। जी, मैंने अपनी उंगली खड़ी की है, हाथ नहीं खड़ा किया अभी तो उंगली खड़ी की है। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दोज यू इनवाइटेड, मेरा ख्याल से सब अग्री करेंगे। मैं आफ्ताब मुगल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ख़ास तौर से आई नो यू वेरी वेल जॉन बास्को साहब, यू आर अ वेरी मॉडरेट पर्सन, और मॉडरेट पर्सन सिर्फ है नहीं, यू आर अ वेरी गुड मॉडरेटर टू।
Thank you very Thank much you for very all much. this. So kind of you. Aftab Mughal Saab, over to you. Thank you very much for organizing such a beautiful program for us. राणा साहब उंगली उठाने का बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं कह रहा था कि उंगली इतनी ताकतवर है तो अगर हाथ उठेगा तो कितना ताकतवर होगा। हाथ ऐसे उठते हैं। हाँ, गुड, थैंक यू। हम जब राणा भी साहब खुद उठ गए तो फिर तो मेरे ख्याल में ज्यादा ही। अब तो उनको उठना ही पड़ेगा, उंगली खड़ी की है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। जब हम अक़लियती हकूक़ की बात करते हैं तो इसके जो स्कॉलर्स हैं वो 3 पहलुओं से इस पे रोशनी डालते हैं। एक इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है, एक इसका स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव होता है और तीसरा इसका कल्चरल पर्सपेक्टिव होता है। पाकिस्तान में जो हिस्टोरिकल और स्ट्रक्चरल पहलू है इस पे काफी बात होती रहती है, लेकिन कल्चरल पहलू पर बहुत कम बात होती है। आज का मौजू हमने इसलिए चुना ताकि हम इस बात को समझ सकें कि कैसे कल्चर जो है वो समाजी आमांगी को बढ़ा सकता है और कैसे इंसानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। हमने आज इस मौजू को समझने के लिए ऐसे मुअज़्ज़ज़ मुक़र्ररीन को मदऊ किया जिन्होंने इसके ताल्लुक कल्चर और सोशल हार्मनी के ताल्लुक को समझने के लिए हमारी रहनुमाई की कि हम बहैसियत फ़र्द कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं, कैसे हम मुआशरे को मुतासर कर सकते हैं और मुआशरा जो है वो कैसे रियासत को मजबूर कर सकता है कि वो एक ऐसी रियासत बने जिसमें तमाम इंसानों को बराबर समझा जाए। आज हमारे जो मुक़र्ररीन हैं उन्होंने बहुत से पहलुओं पर हमारी रहनुमाई की, लेकिन एक पहलू जो मुझे बहुत पसंद आया वो है लोक कल्चर। लोक कल्चर पे हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लोक कल्चर जो है वो ऐसे इंसानी रवैयों को जन्म देता है जो इंसानों को जोड़ता है, जो इंसानों की खुशियों में शामिल होने की तरगीब देता है और इंसान एक दूसरे के दुखों को कम करते हैं ताकि हम एक ऐसा मुआशरा बनाएं जहां इंसान तरक्की करे और अमन के साथ रहे। मुझे आखिर में शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम नाज़रीन का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और इतने लंबे प्रोग्राम में भी उन्होंने आखिर तक हमारे साथ रहे। मुझे शुक्रिया अदा करना है आज अपने मुअज़्ज़ज़ मुक़र्ररीन का, जिनमें रेवरेंड फादर इमानुअल आसी साहब, जनाब रेवरेंड राना युआब साहब, जनाब जीम फेगौरी साहब, आमना जबीन साहिबा, अनीसा कमल साहिबा और रेवरेंड फादर खालिद आसी साहब शामिल हैं। और आखिर में मुझे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना है अपने साथी और मॉडरेटर जनाब जॉन बास्को साहब का, जिन्होंने प्रोग्राम को इंतहाई खूबसूरती के साथ चलाया। अगर प्रोग्राम आपको पसंद आया, प्रोग्राम आपकी नज़र में कामयाब रहा, तो इसका तमामता सेहरा जनाब जॉन बास्को साहब के साथ, और अगर इसमें कोई कोताही रही हो तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। आखिर में मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखिए। शायद आपका एक छोटा सा अमल बहुत से इंसानों की जिंदगी में रोशनी भर दे। इसके साथ ही आप सबसे इजाजत चाहेंगे। खुदावंद आप सबका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच।